बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक पे आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अडमला हसन। सॉरी जी, मेरा गला और मेरे विजडम टूथ के मसले अभी तक हल नहीं हुए, सो आई हैव क्वाइट डिफ़िकल्टी वाइल स्पीकिंग। सो मुझे माजरत कर रही हूँ मैं पहले कि अगर मुझे बोलने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, बट मैं सुबह सुबह अपनी कैमरा टीम को ये कहती थी कि अल्लाह ये कैसे ठीक होगा, सब मेरा बोलने का काम है और मुझे सुबह सुबह इतनी सारी बातें करनी होती है। सो आई होप कि सब ठीक ठाक हैं, आपकी सुबह अच्छी हुई है, आपकी चाय आ गई है, मेरी चाय भी आ गई है। अच्छी सुबह के लिए और अच्छे मूड के लिए अच्छी चाय हमें हमेशा कहती हूँ बहुत ज़रूरी है। और आज हम ज़ाहिर है आप मेरी इस जगह पे बैठने से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज हमारे पहले सेगमेंट में हमारे मेहमान हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं। वैसे तो हुकूमती और आइनी मामलात पे हम रोज़ बात करते रहते हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से जी आइनी अदालतों के क़याम और जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए जो आइनी तरमीम है 2/3 अक्सरियत ना होने की वजह से अभी तक असम्बली में पेश नहीं हो सकी है। लेकिन जो मुजव्वज़ा आइनी कोर्ट है इसकी तश्कील पर ऑपोजिशन की तरफ से शदीद तनकीद और वकला की जानिब से जी इनके खिलाफ तहरीक चलाने के बावजूद चेयरमैन जो पीपल्स पार्टी हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने 2 टोक अल्फाज में ऐलान किया है कि वो आइनी अदालत बना कर रहेंगे। जहां एक तरफ नून लीग और पीपल्स पार्टी आइनी तरामीम के लिए जो कह लेना यक जान दो काल्ब बनी हुई है, वहीं वाइस चांसलर्स की तैनाती की बात करें तो गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला पंजाब के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो सामने आए हैं और इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने गवर्नर का एतराज़ बेमानी करार दिया है। दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत ने जी गवर्नर पंजाब की सरबराही में जो बनाई गई कमेटी है उसके हवाले से भी बनाई गई जो पंजाब आप पाक अथॉरिटी है उसको ख़त्म करके पंजाब साफ़ पानी अथॉरिटी कायम करने का फैसला किया है। ये भी एक डेवलपमेंट है। और उसके अलावा आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी कुछ ऐसी गर्मा गर्म खबरें आती रहती हैं जिसमें जो सीएम है और गवर्नर हैं उनके आपस के बयानात हैं वो भी आते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल जो केपीके के वज़ीर आला है अली अमीन गंडापुर समेत 300 अफराद के ख़िलाफ़ लाहौर में तोड़ फोड़ करने के इल्ज़ाम में जी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में जी दहशत गर्दी इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफ़ात शामिल की गई है। ये जो आइनी अदालतों का मामला है उसके अलावा तमाम तो लीगल एस्पेक्ट्स के ऊपर साथ साथ जो तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स है अभी जो मौजूदा सूरत हाल है जिसमें हम देख रहे हैं इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब मौजूद हैं, लीगल एक्सपर्ट तो हैं ही लेकिन उसके साथ साथ तहरीक इंसाफ से भी इनका ताल्लुक़ है और इनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच बैरिस्टर साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई होप कि आपको हमने ज़्यादा जल्दी सुबह डिस्टर्ब नहीं किया। वकील तो सुबह जल्दी उठते हैं या सुबह जल्दी होते हैं। अच्छा, अभी हम जो आइनी अदालतों के मामले के हवाले से बात कर रहे हैं, इवन जो तरामीम का मामला है वो बहुत प्रोलॉन्ग हुआ जिस पे बहुत ज़्यादा आप ये तो नहीं कह सकते कि बहुत केयरलेसली इस चीज़ को मैनेज किया गया या हैंडल किया गया कि हुकूमत की तैयारी पूरी नहीं थी, उसको प्रेजेंट किया गया। बीच में हुकूमती अरकान भी इस हवाले से वे नहीं थे, फिर मौलाना फजल रहमान आए बीच में, उन्होंने जिस तरह से इतना स्टैंड लिया, ये सारा मामला इतना ट्रिकी और इतना सेंसिटिव था। डू यू थिंक कि लीगल एस्पेक्ट से इसको ठीक तरीके से हैंडल किया गया बैरिस्टर साहब? नहीं, बिल्कुल भी ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया गया, बल्कि आपने कहा कि इसको प्रोलॉन्ग किया गया, प्रोलॉन्ग भी नहीं किया गया। बिकॉज देखें, ये 18वीं तरमीम की बात करते हैं, ये जमातें 18वीं तरमीम का क्रेडिट लेती हैं कि इन्होंने आइन में बहुत मुस्बत तब्दीलियाँ लेके आए, वफाक और सूबों का जो ताल्लुक़ है उससे मुतालिक बहुत सारी आइनी तरामीम की। लेकिन इन्होंने जिस जल्दबाजी में रात की तारीकी में एक छुट्टी के दिन एतवार को सारे पार्लियामान का जो एक मजमा लगाया, जो मजाक उड़ाया, तो वो तो ना कानूनी तौर पे ठीक था, ना मॉरली ठीक था, किसी भी तनाज़ुर में उसको देखा जाए तो वो गलत था। अभी भी जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बात कर रहे हैं, जो उन्होंने कल सिंध हाई कोर्ट बार में बातें की, तो जो मुसवदा है वो तो कोई भी अभी भी सामने नहीं है। नोबडी हैज़ सीन द ड्राफ्ट कि एक्चुअल चेंजेस हैं क्या जो ये प्रपोज कर रहे हैं। हम इनसे मांगते हैं टॉक शोज़ पे बैठ के इनके नुमाइंदों से कि बता दें, हमें ही बता दें कि क्या है, ओपन डिबेट करें। आइन देखें, पाकिस्तान में वकला ये कहते हैं, हमारे कोर्ट्स की जजमेंट्स ये कहती हैं कि पार्लियामान नहीं, आइन सुप्रीम है जो कि आइन साज असेंबली ने बनाया हो। सो यहाँ तो ये आइन को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं कि आइन के ऊपर की तब्दीली के ऊपर कोई बहस भी ना हो, ना पार्लियामान में हो, ना पार्लियामान की कमेटीज़ में हो, ना आपके शो के ऊपर हो, ना वकला बरादरी के अंदर हो।
तो बिल्कुल ठीक नहीं है और इसको इस तरह हैंडल ही नहीं करना चाहिए था। इन्होंने अपना मजाक खुद उड़वाया है। और आप जिस ढिठाई से मैं ये कहूँगा कि ये बात कर रहे हैं कि जी आईनी अदालत तो बन के रहेगी, बना के रहेंगे, मतलब ये कोई अना का मसला तो नहीं है। अच्छा, आईनी अदालतों का क़याम ज़ाहिर है जिस तरह से ये चेंजेस या तरमीम की बात की जा रही हैं, अगर इसको अंडर डिस्कशन लाया जाए, इसमें तमाम तर पार्टी स्टेक होल्डर्स को रखा जाए इन्वॉल्व, तो शायद इत्तफाक़ राय से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ निकल भी सकती हैं। अब वो ज़ाहिर है एक जमात इतनी जल्दबाजी में पैनिक हो के एक चीज़ को करने के पीछे है जिस पर एतराज़ात उठ रहे हैं और ज़ाहिर है लोगों के कंसर्न्स मौजूद हैं क्योंकि आइन एक मुल्क के अंदर एक सिस्टम, एक बैलेंस का नाम है। अगर उसको इतनी जल्दबाजी से करना, और आपको लगता है कि अगर तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लिया जाता, इवन अपनी पार्टी के लोगों को भी ऑन बोर्ड लिया जाता, तो चीज़ें शायद बेहतर तौर पे हैंडल हो सकती थी। देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कई दिहाइयों से है, सो अगर उसको आप सुप्रीम नहीं रखेंगे और उसके ऊपर एक सुप्रीम अदालत बनाने जा रहे हैं तो उसमें जल्दबाजी क्या है? अगले साल बात कर लेते हैं इसके ऊपर। ये देखें, अभी तो आम तासुर यही है ना कि मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, क्योंकि उनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो रही है, उनको उधर ले जाया जाएगा और उनको चीफ जस्टिस उस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का बना दिया जाएगा। तो इस तनाजुर में ज़ाहिर है लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं हैं, आम आवाम के हैं, वकला के हैं, सिविल सोसाइटी के हैं। जिस जल्दबाजी में ये करने की कोशिश कर रहे हैं तो लगता है कोई टाइमलाइन मीट करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई डेडलाइन मीट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए ये इतने एतराज़ उठ रहे हैं। अगर इसको ट्रांसपेरेंट तरीके से नॉर्मल कोर्स में लेके चलें, देखें पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट जो है वो बिल्कुल बेंच बना सकता है। वो मौजूदा स्ट्रक्चर के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के लिए एक कमेटी बन सकती है सीनियर जजेस की, जिसका स्कोप अभी भी मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के दायरा कार के अंदर। तो उसमें ये नहीं समझ आता कि चीफ जस्टिस प्लस 4 जजेस का एक नया कोर्ट बनाने की क्या ज़रूरत है। पाकिस्तान में ये बात करते हैं कि जी केसेस का अल्तवा है तो डिले हो रहा है, तो ज़्यादा केसेस तो जो अपील्स में भी हैं, जो सुपीरियर जुडिशरी में, वो हाई कोर्ट्स में हैं। पंजाब में लाहौर हाई कोर्ट में 60 सैंक्शनड सीट्स हैं ऑफ हाई कोर्ट जजेस। आप मानेंगी नहीं लेकिन उन 60 में से 24 इस वक्त खाली हैं। 24 आर वेकेंट एट द मोमेंट, जो ये फिल ही नहीं कर रहे हैं। तो और ऊपर ये बात कर रहे हैं कि जजेस इसलिए तो ये वो फिल ना करने की वजह क्या है? बज़ाहिर वो वजह भी यही है कि चीफ जस्टिस ने नीचे से, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो होते हैं उन्होंने नाम रिकमेंड करने हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान और उनकी लेड कमेटी ने उनको एंटरटेन करना है, फिर पार्लिमानी कमेटी में उन नामों को जाना है, लेकिन कोई नाम सामने ही नहीं आ रहे। मेरे ख्याल में पिछले 1.5-2 साल में शायद लाहौर हाई कोर्ट का एक भी नया जज नहीं बना। और जो रिटायर होते गए हैं उनको उनकी जगह कोई और नहीं लगाए गए। इसी तरह सिंध में कोई 10 या 11 असामियाँ हैं और पेशावर में भी हैं। ये तो पहले अपना दे शुड फिक्स देयर ओन हाउस, अगर ऐसी कोई बात है। हुकूमत को चाहिए कि अगर उन्होंने कोई अदलिया से रिलेटेड इस्लाहात करनी है, पहले तो जो खाली असामियाँ हैं, जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में खाली असामियाँ हैं, स्पेशल कोर्ट्स की खाली असामियाँ हैं, उनको पुर करें। इवन क्योंकि वो बेसिक केसेस हैं उनको तो केटर किया जाए। फिर जब बात सुप्रीम कोर्ट या दीगर केसेस की आती है तो फिर मामला फिर कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं और फिर सुप्रीम अदालतों का एक काम भी बनता है। बट जो बेसिक केसेस हैं, जो आम अदालतों या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की जिनकी आप बात करें, अगर वहाँ पर ही अगर आसामियाँ खाली हैं तो उसके बावजूद ना होना भी एक बात है। और देखें, कोई शायद मिलियन से ज़्यादा केसेस तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के सामने पेंडिंग है और बाकी चंद लाख हाई कोर्ट्स के आगे और सुप्रीम कोर्ट के आगे तो टोटल 50 या 60 हज़ार केसेस हैं। और ठीक है, 50-60 हज़ार केसेस के लिए हमारे जो मौजूदा 15-17 जजेस की तादाद है वो नाकाफ़ी हो सकती है, उसके ऊपर देखा जा सकता है। लेकिन जिस तरीके में ये काम किया जा रहा है इस वक्त, जिस माहौल में किया जा रहा है, जब हम एक आइनी और कानूनी जंग सियासी चल रही है इस वक्त कोर्ट्स के आगे, 8 फरवरी के इलेक्शन से लेके आज तक के जो मुख्तलिफ मामलात हैं उनके तनाजुर में, तो उस सिचुएशन के अंदर अगर ये लगेगा कि आप एक किसी फ़र्द वाहिद को अकोमोडेट करने के लिए एक पूरी अदालत ही नहीं बनाने जा रहे हैं, तो जाहिर है तनकीद होगी और बिल्कुल जवाज़ के साथ तनकीद होगी। और इनके पास उसका जवाब कोई नहीं है सिवाय ये कहने के कि जी आईनी अदालत तो बनेगी, बन के रहेगी, और भी नारे सुनाए लगे कि जी फॉर द जुडिशरी, बाय द जुडिशरी, ऑफ द जुडिशरी।
तो बात तो यह है कि पार्लियामान और डेमोक्रेसी जो है इज़ ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो ये उस पर अमल करें, पार्लियामान को मजबूत करें। पार्लियामान तो मजबूत तब हो सकता है जब पार्लियामान में आप इतनी अहम नकात के ऊपर, कानून साजी के ऊपर आप ओपन डिस्कशन करेंगे। बात ही नहीं कर रहे आप लोग। अच्छा वैसे साहब, अभी आपने कानूनी एस्पेक्ट से पार्लियामान के अंदर डिस्कशन ना होना, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हमने देखा है जब भी इस तरह की किसी भी तरमीम का मामला आता है, कोई बिल पास होना है, कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इवन हमें पार्लियामान एक मछली मंडी का मंजर पेश करता हुआ नज़र आता है। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल करें, क्योंकि एक बड़ी सुप्रीम चीज़ है। अवामी नुमाइंदों को वहाँ बिठाया जाता है कि वो आपके लिए डिसीजंस लें। अगर अथॉरिटी दे रही है अवाम आपको, तो उस अथॉरिटी का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाया जाए। जिस तरह से हम डिस्कशंस, ओपन डिस्कशंस के लिए कोई मार्जिन नहीं, कोई एक दूसरे की बात सुनने को भी तैयार नहीं है। डोंट यू थिंक कि सियासतदानों को अभी अब इस सिनेरियो में, जिसका अभी आपने मेंशन भी किया, कि अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस को साइड रख के कौम के लिए या मुल्क के लिए कुछ सोचना है, चाहे वो तहरीक इंसाफ है, पीपल्स पार्टी है या मुस्लिम लीग नून है? बिल्कुल ऐसे करना चाहिए। देखें, आपके ऊपर एक ज़िम्मेदारी है, भारी ज़िम्मेदारी होती है। जब आप, मेरा जिस हल्के से मैंने इलेक्शन लड़ा, 1 मिलियन की पॉपुलेशन है वहाँ की। आप 1 मिलियन के एवरेज हल्के के आप नुमाइंदे हों, पार्लियामान में 1 मिलियन लोगों की आवाज़ हों, तो ज़ाहिर है आप पे बड़ी भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन मैं आपकी बात को आगे लेके चलूँगा कि ये सिर्फ ये नहीं कि एक मछली मंडी का तनाजुर देती है, बल्कि रबर स्टैम्प पार्लियामेंट का भी तनाजुर हमें मिलता है देखने को, कि पार्लियामान में लोग जो जाते हैं, मेरे जैसे लोग वकील क्यों जाना चाहते हैं? वो जाके वहाँ डिबेट करना चाहते हैं, कानून साजी करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतर फ़ैसले क्या हैं। पार्लियामान जो कौमी असम्बली है, उसके मेम्बरान का काम सिर्फ लोकल वर्क्स कराना, गली मोहल्ले की सियासत नहीं है, उसके लिए लोकल बॉडीज़ होनी चाहिए। ये आपकी कानून साज असम्बलीज़ हैं, यहाँ कानून साजी के ऊपर डिस्कशन, डिलिब्रेशन होनी चाहिए। तो अफसोस ये है कि आप ये आइनी तरमीम छोड़ दें, बाकी भी जितने कवानीन आते हैं उन पे पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन नहीं होती। आप अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें, ये तासुर दिया जाता है कि हम पार्लियामान में हिस्सा नहीं लेते, तो देखें हमारी पार्टी बिल्कुल पार्लियामान में मौजूद है। पार्लियामान का असल काम पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर नहीं होता, वहाँ तो सिर्फ तकरीरें होती हैं। असल काम पार्लियामान की जो कमेटीज़ होती हैं उनके अंदर होता है। तो इन्होंने वो कमेटीज़ जो हैं वो फाइनेंस बिल आने तक, बजट आने तक तश्कील ही नहीं दी थी, और उसके बगैर आपने बजट पास करा लिया। उसके बाद जाके अब कहीं इतने महीनों बाद, इलेक्शन के बाद, अब कमेटीज़ फ़ाल हुई हैं। वो कमेटीज़ चाहे फॉरेन अफेयर्स की हों, डिफेंस की हों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हों। देखिए, आपके मुल्क का एक चीज़ तो नहीं है इशू जिसको आपने देखना है। आपके इंटरनल सिक्योरिटी के मामलात हैं, इस वक्त लबनान में जो हो रहा है, आपके फॉरेन अफेयर्स के मामलात हैं, IT की आप एक्सपोर्ट्स बढ़ाना चाहते हैं लेकिन ट्विटर बैन है आपके मुल्क में, तो बहुत सारे मामलात हैं। ये सब डिस्कशंस और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हैं, ये मामलात कायमा कमेटीज़ के अंदर होते हैं, और वहाँ हम बिल्कुल हिस्सेदार हैं। हम इनके साथ, जिनके ख़िलाफ़ हमने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में पिटिशन की हुई हैं, हम अपने मसाइल जो हैं वो अदालतों तक रख के, पार्लियामान में हमारे मेंबरान उनके साथ बैठ के उन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि आप इतनी अहम कोई आइन साजी पार्लियामान में करेंगे बग़ैर किसी डिस्कशन के, आपके अपने मेंबरान ने भी उसका ड्राफ्ट नहीं देखा होगा, और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि हम भी उस पर खामोश रहेंगे, तो ये फिर गलत एक्सपेक्टेशन है। अच्छा, ये दाना नहीं है। हाँ, बेसिस साहब, अब जिन केसेस की आप बात कर रहे हैं, ये तो तरमीम का मामला है, लेकिन तहरीक इंसाफ वैसे ही केसेस की जद में है, बैक टू बैक केसेस हैं। और अभी मैं अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से भी बात करी थी कि 300 उन समेत 300 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन इस वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बानी PTI इस वक्त जेल के अंदर है, और ज़ाहिर एक पार्टी जिसको बनाने वाला और उसके ज़ाहिर फॉलोअर्स हैं, और अभी भी जिन जलसे जुलूसों की हम बात करते हैं वहाँ पर भी ज़ाहिर फॉलोइंग तो खान साहब की है जी। उनका जेल के अंदर होना पार्टी की स्ट्रेंथ, आपको लगता है कि इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए उनका जेल से बाहर आना ज़रूरी है? और आप लोग उसके लिए जिस तरह से तहरीक इंसाफ कोशिशें कर रही है, क्या वो कोशिशें ठीक हैं, राइट डायरेक्शन में हैं, और क्या बानी PTI जेल से बाहर आएंगे, पार्टी को ये लगता है? देखें, बाहर तो वो लाजमी आएंगे, ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह, और इसमें कानूनी जवाज़ हैं।
उनके ऊपर कोई केस ऐसा नहीं है जिसमें उनको ज़्यादा देर तक पाबंद सलासिल गैर कानूनी तौर पे, गैर आइनी तौर पे रखा जा सके। जो एक मुश्किल केस था जिसमें मैं खुद आई वाज वन ऑफ द लीड लॉयर्स, साइफर का केस था, तो वो आपके सामने है। वो शायद कोई 200 के करीब उसकी हेयरिंग्स हुई मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर, ट्रायल से हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, तो वो मामला ख़त्म हो गया। अब जो बाकी केसेस हैं, वो चाहे कोई तोशा खाना की बात हो, कोई अल-कादिर यूनिवर्सिटी की बात हो, किसी में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहां उनको कोई सज़ा दी जा सके। हम बारहा ये बात कर चुके हैं, ये कानूनी जंग है, हम कानूनी तरीके से लड़ रहे हैं। सो वो मामलात बिल्कुल चल रहे हैं। हम ये बल्कि कहेंगे कि देखें, आप तो यहाँ पे इस मुल्क में मर्डर का जो कोई एक्यूज़ड है, बड़े घिनौने और जिनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं मनशियात के, रेप के, हरासमेंट के, आप सबको बेल मिल जाती है। तो यहाँ तो एक साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान है जिसने आपको कैंसर हॉस्पिटल दिए, आपको यूनिवर्सिटी दी, आपके पूरे मुल्क, पूरी दुनिया में आपका नाम रोशन किया मुल्क का, और कभी कोई केस नहीं हुआ हुकूमत उनकी जाने तक उनके ऊपर ज़िंदगी में यहाँ। तो उनको आप नाहक ना रखें। वो तो कहीं मुल्क से बाहर नहीं जा रहे, वो खुद कह चुके हैं मेरा एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट पे नाम डाल दें, मैं केसेस में हिस्सा लेता रहूँगा। तो उनको जेल में क्यों रखा हुआ है? किसी सियासी डर की, खौफ की वजह से रखा हुआ है, कोई कानूनी जवाज़ की वजह से नहीं रखा हुआ। जहाँ तक बाकी पार्टी की पॉलिसी की बात है, तो एक जमहूरी हक़ है एक सियासी जमात का, सियासी अरकान का, कि वो रैली निकाल सकें, वो पुरअमन तरीके से जलसे कर सकें। तो ये उसमें भी हुकूमत वक्त जो है ये दुश्वारियाँ डालती है, हर दफ़ा कोई ना कोई मुश्किल बनाने की कोशिश करते हैं। सो वो नहीं करना चाहिए। एक पाकिस्तान इज़ अ सिग्नेटरी टू इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। हमारा आइन जो कई फंडामेंटल राइट्स देता है उसमें से ये राइट्स भी शामिल हैं। तो बिल्कुल इजाज़त होनी चाहिए हर किसी को, दूसरी सियासी जमातें भी, और वो करती हैं, वो भी अपने सियासी इज्तिमा और कट करें। तो अपनी सियासी ताकत शो करना तो हर किसी का। अच्छा, अभी आप जलसे की बात कर रहे हैं, तो मैं अभी 2 दिन पहले जब PTI का जलसा हुआ तो राना सनाउल्लाह साहब को एक TV चैनल के ऊपर ही सुनी थी। उन्होंने कहा कि आप तहरीक-ए-इंसाफ जलसे नहीं करना चाहती, वो किसी मौके की तलाश में है। राना सनाउल्लाह साहब इस तरह की स्टेटमेंट, ज़ाहिर उन्होंने कहा कि जी हमने इनको फुल आज़ादी दी, हमने इनको कोई इनकी राह में रुकावटें नहीं थी, हमने इनके लिए कोई रास्ते बंद नहीं किए थे, इनको प्रॉपर फैसिलिटेट किया गया, लेकिन ये लोग इकट्ठे नहीं कर पाए, और अगर ये जलसा करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, ये कुछ और करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा देखें, ये तो बड़े अफसोस की बात है। ये तो जो इन्होंने अपना अभी तक मामलात बनाए हुए हैं कि फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने के, या ये कुछ इस तरह देख रहे हैं, कर रहे हैं कि लोग इकट्ठे होकर कहीं इंतशार पसंद कोई दरमियान में आ जाएं, कुछ हो जाए, और उसका ब्लेम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उसकी क़यादत पे, उसके लीडर्स पे डाल दें, तो अफसोसनाक बात है। देखें, ये ताज जो है सियासत का एक सर पे नहीं बैठा रहता हर वक्त। आई विश ये सियासतदानों को बात समझ में आए। पता नहीं क्यों नहीं समझ आ रही कि सबके ये सर्कल है, आज आपका टाइम है, कल और राना सनाउल्लाह के साथ तो शायद खुद भी ज़्यादती हुई है। मतलब वो जिस तरह जेल में रहे हैं, सुनने में यही आता है कि उनके साथ ज़्यादती हुई, अगर हुई है तो उनकी हुकूमत है, वो ख़ुद वज़ीर दाखिला हैं, तो कई वज़ीर दाखिला थे, तो अभी भी मुशीर हैं। तो बिल्कुल मामलात की इन्वेस्टिगेशन करें कि उनकी गिरफ़्तारी किसने की थी, उनके ऊपर जुल्म किसने ढाए थे, तो सामने आ जाएगी बात। तो उनके मुंह से इस तरह की बातें सुनना कुछ अच्छा नहीं लगता कि वो एक सियासी कारकुन हो के इस तरह की गैर सियासी बातें करेंगे, तो गलत है। फैसिलिटेट उन्होंने क्या किया, आपके चैनल ने पता नहीं दिखाया या दिखा सकते थे कि नहीं, लेकिन सोशल मीडिया ने, तो आप जाके देख लें कि रुकावट लाहौर की किस किस सड़क के ऊपर इन्होंने ब्लॉकेट्स लगाए हुए थे, और जगह क्या दी थी, मवेशी मंडी। मुझे पता नहीं, आप लाहौर की रहने वाली हैं, कभी आप मवेशी मंडी तक गई हैं कि नहीं? तो मैं तो एडमिट करूंगा, मैं तो नहीं गया था पहले। जितनी दूर और जिस जगह पे इन्होंने इजाज़त दी ये करने की, मैं वहाँ पहले नहीं गया था। बेतहाशा लोग जो हैं वहाँ पे पहले नहीं गए हुए थे। तो ये मीनार पाकिस्तान की दरख्वास्त थी, अभी भी 5 अक्टूबर की दरख्वास्त डाली गई है कि हुकूमत उस दिन शाम को जलसा करने दे मीनार पाकिस्तान के ऊपर। अच्छा, 5 अक्टूबर की। अगर ये वाकई फैसिलिटेट करना चाहते हैं तो इजाज़त दें, आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। आपका फ़र्ज़ है हुकूमत का कि हमारे जो जमहूरी आइनी हकूक़ हैं
हम उनको इस्तेमाल भी कर सकें, उनका अपने इजहार राय भी कर सकें और स्टेट हमारी प्रोटेक्शन करे, हमारी नहीं सबकी करे। जो भी पार्टी कोई अपना जलसा या इजलास करना चाहती है उसके साथ इसी तरह इनका हुकूमत को करना चाहिए। लेकिन इनके बात कुछ और होती है, एक्शंस कुछ और होते हैं। आखिरी मिनट तक आपने देखा कि ये लाहौर वाले जलसे के ऊपर भी कि परमिशन नहीं थी, जब परमिशन आई तो शायद कोई 40 से ऊपर कंडीशंस के साथ आई। 2 से 6 बजे का टाइम आपको कैसा लगा? 3 से 6 का। 3 से 6, अच्छा हमें 2 से 6 कहा गया था। मेरे ख्याल में 3 से 6 है। और अजीब बात है कि अभी गर्मियाँ पूरी तरह गई नहीं है और आप 3 से 6 में एक जलसे का टाइम दे रहे हैं। इसके बावजूद वैसे लोग आए, लोग बिल्कुल आए, वो आवाम आपने भी देखा। और अगेन मैं ये कहूँगा कि अब ये सोशल मीडिया का दौर है। आप जैसे ज़ाहिर है मॉर्निंग शोज़ बहुत देखे जाते हैं बट बाकी हमारे मुल्क में सोशल मीडिया लोग देखते हैं, तो वहाँ पे सब कुछ मौजूद है कि कितनी आवाम थी, कितने लोग थे, इन रुकावटों के बावजूद, इस टाइमिंग के बावजूद और जो लास्ट मिनट डिसीजन मेकिंग थी उसके बावजूद। अब हम तो अभी से कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कहा है कि अगला जलसा पिंडी में हफ्ते के दिन होना चाहिए, तो 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान होना चाहिए। तो हुकूमत वक्त को पता है, तो टाइमली आप अप्रूवल्स भी दें, हमें भी मौका दें, हम उनके इंतजाम ठीक तरह कर सकें। के हवाले से आपने कहा कि बानी पीटीआई ने ऐलान किया है 28 जो सितंबर है उसका जलसा रावलपिंडी के अंदर, क्या आप लोगों की तैयारी है उस हवाले से? देखिए तैयारी तो मोबिलाइजेशन की होती है, हर कोई अपने ओन पे निकलने को तैयार है। इस वक्त कोई किसी को लेके खुद नहीं चल रहा है, आवाम अपने ओन पे निकलती है। हमारे टिकट होल्डर्स हैं, तंजीम है, एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत है इलेक्शन रिजल्ट्स के मुताबिक भी, तो वो मसला नहीं है। लेकिन तैयारी तो होती है कि आप जो आपको जिस जगह की आपने इजाज़त मांगी है वहाँ आपको इजाज़त मिले, आप वहाँ कोई बंदोबस्त कर सकें, अपने सारे इंतज़ामात कर सकें। जब ये उससे एक रात पहले इजाज़त देंगे तो कितनी तैयारी कोई कर सकता है फ़िज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर की, बाकी मामलात की। तो ये आई थिंक डिसरप्टिव एटीट्यूड ही है हुकूमत का कि लटकाते रहें और फिर उसकी जगह लास्ट मिनट पे बिल्कुल शहर के दूसरे कोने से भी बाहर कोई जगह ये दे देंगे, जिस तरह इस्लामाबाद के जलसे में संगजानी की जगह दे दी गई। मेरे ख्याल में इस्लामाबाद वाले भी संगजानी कम ही गए होंगे, जिस तरह लाहौर वाले कान्हा मवेशी मंडी कम गए होंगे। तो ये नई नई जगह ढूंढ के दे रहे हैं, तो कोई बईद नहीं है कि शायद आपको एक्सप्लोर करा रहे हो लाहौर रावलपिंडी, यही कह सकते हैं। ये कहूँगा, देखिए इन्होंने जलसों से रिलेटेड भी इस्लाम बड़ी अजीब सी कानून साजी की कि आप बगैर इजाज़त कोई अगर जलसा होगा या उसकी खिलाफ वर्जी होगी तो 3 साल की कैद होगी, दोबारा आप बगैर इजाज़त करेंगे तो 10 साल की सज़ा होगी। इन्होंने कभी खुद ऑपोजिशन में आके जलसे जुलूस नहीं करने, इनको क्या लग रहा है, या ये इतने मजबूर हो गए हैं, मतलब समझ से बाहर हैं बातें। तो पाकिस्तान का सोचना चाहिए, पाकिस्तान में जमहूरियत का सोचना चाहिए और मामलात को किसी बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहिए, ना कि इस तरफ। वही एग्री के मामलात बेहतरी की तरफ आने चाहिए और ये मुल्क के लिए ज़रूरी है। ज़ाहिर है पॉलिटिक्स एक तरफ, लेकिन मुल्क के हालात व वाक़यात का बेहतर होना हम सबकी एक्सपेक्टेशन यही है। वैसे अब इन द एंड ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारी आवाज़ें आती हैं, चूँकि आप उनके रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। मैं चाहूँगी कि धड़ेबंदी है तहरीक इंसाफ के अंदर भी, और जलसों के मामले पे भी बहुत सारी आवाज़ें उठी, लोगों ने तनकीद भी की। इस हवाले से बताएं, क्या वाकई कोई एक चीज़ है? और अली अमीन गंडापुर साहब की जो स्टेटमेंट्स आई थी, हमने जो इस्लामाबाद वाले जलसे में देखा था, उसके बाद अब बानी पीटीआई एक तरफ तो कुछ रहनुमा माफ़ी मांग रहे थे उनके बिहाफ पे, और दूसरी जानिब बानी पीटीआई ने कहा है कि मैं अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ा। देखिए, जहाँ तक आप धड़ेबंदी की बात करिए, धड़ेबंदी तो कोई नहीं है, ठीक है, इख्तलाफ राय ज़रूर हो सकता है और वो भी एक जमहूरी रविश है, मतलब रिवायत है कि एक अगेन आप करोड़ों की रिप्रेजेंटेटिव एक पॉलिटिकल पार्टी हो तो उसमें हर किस्म के फ़िक्र वाले लोग मौजूद हैं। हर कोई मेरे से एग्री नहीं करेगा, ना मैं हर किसी से एग्री करूँगा। मेरी अप्रोच शायद कई मामलात में लिबरल हो सकती है, प्रोग्रेसिव हो सकती है, कई की कंजर्वेटिव हो सकती है, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। एक जो इख्तलाफ राय का हुस्न है वो उसको चलने देना चाहिए, और ये कोई फैमिली लिमिटेड पार्टी भी नहीं है। दूसरी पार्टीज़ में तो ये है ना कि आप जो सरबराह ख़ानदान हैं, अब सरबराह फ़र्द भी नहीं कहेंगे, अब तो ख़ानदान हो गए हैं दोनों तरफ, तो या सारी तरफ, तो उनके आगे तो कोई बात ही नहीं कर सकता, बिकॉज अगर आप बात करेंगे तो अगली दफ़ा आप मीटिंग में नहीं हैं और आप बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ अच्छी चीज़ ये है कि अब इवन इमरान खान साहब के आगे आप अपना इजहार राय पूरी तरह कर सकते हैं, इख्तलाफ कर सकते हैं,
जहाँ तक बात है कि खान साहब ने किसका साथ दिया या कहा मैं इनके साथ खड़ा हूँ, देखें खान साहब ये याद रखें कि इस वक्त अडियाला जेल के अंदर हैं और अडियाला जेल में उनके पास सारे चैनल्स नहीं आ रहे या उनको वो सहूलियात मुयसर नहीं है जो पहले साबिक वज़राए आज़म को जेलों में रही हैं। लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है। जिस तनाजुर में क्वेश्चन पुट किया गया उसके तनाजुर में जवाब आया। पार्टी के जो मौजूदा चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल थे उस वक्त, उन्होंने जो मीडिया से रिलेटेड कमेंट्स थे उनको क्वालिफाई भी कर दिया था कि और माजरत उस तनाजुर में हुई थी कि ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कानून और आइन के लिए बनी जमात है, प्रोग्रेसिव जमात है। मीडिया, ख़वातीन के राइट्स, मतलब इनके ऊपर तो कोई डिस्कशन पॉइंट ही नहीं है ना, मतलब वी आर फॉर देम, राइट। सो हम इन चीज़ों के साथ खड़े हुए, तो बिल्कुल उस तनाजुर में बात माफ़ी मांगी गई थी। बिल्कुल, ये ठीक है। थैंक यू वेरी मच बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे जी। तहरीक इंसाफ की सियासत, लीगल एस्पेक्ट्स पे हम बात कर रहे थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। अब हम कुछ क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज जो है जी 7 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। 3 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए जो इंग्लैंड की टीम है वो पाकिस्तान आएगी और पाकिस्तान की जानिब से पहले टेस्ट के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। कौमी स्क्वाड में जी शान मसूद कैप्टन होंगे, सऊद शकील जो है वो नाइब कप्तान होंगे, आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अब्रार अहमद, बाबर आजम, मीर हमजा, मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद रिजवान एज ए विकेट कीपर होंगे, नसीम शाह हैं, नुमान अली हैं, साइम अयूब है, सलमान अली आगा हैं और शाहीन शाफरीदी शामिल हैं, सरफराज अहमद भी हैं। अच्छा जी, 15 टेस्ट मैचेस में जी 47 विकेट्स लेने वाले जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं नुमान अली, उनकी जगह खुर्रम शहजाद को रिप्लेस किया गया है जो कि इंजर्ड हैं। और स्क्वाड के ऐलान के बाद जो मुंतखब खिलाड़ी हैं उनको चैम्पियंस वनडे कप से के प्ले ऑफ से दस्तबरदार कर दिया गया है ताकि उनको सीरीज से कबल थोड़ा रेस्ट मिल जाए। सीरीज़ के लिए जी जो इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है, इसमें पाकिस्तानी टीम का जो स्क्वाड है इस पर कमेंट लेंगे। हमारे साथ काशिफ मजीद मौजूद हैं, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच काशिफ, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? शुक्र, आप सुनाइए कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, सबसे पहले तो पाक वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है। अच्छी बात है कि इंग्लैंड टीम पाकिस्तान आके टेस्ट मैचेस खेलेगी। पाकिस्तानी स्क्वाड के हवाले से आपका कॉमेंट। देखिए, स्क्वाड की मैं बात करता हूँ तो हम कह तो देते हैं बड़ा बैलेंस स्क्वाड है, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और अनफॉर्चुनेट ये है कि इसमें पूरे स्क्वाड में देखता हूँ तो हमारे पास आउट करने वाला स्पिनर ही मौजूद है। वो कौन सा स्पिन बॉलर होगा जो इंग्लैंड की 20 विकेटें आउट करने में हमें मददगार साबित होगा, तो वो कोई नजर नहीं आ रहा। अल्टीमेटली हमें नुमान अली पे दोबारा रिलाई करना पड़ा, और इसलिए रिलाई नहीं करना पड़ा कि उन्होंने बीच में वो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, फॉर्म में आ गए, इसलिए रिलाई उन पे हम कर रहे हैं क्योंकि ऑप्शन ही कोई नहीं। इब्रार और नुमान की 2 स्पिनर है। इंग्लैंड के साथ खेलने के लिए अभी तक स्क्वाड पे अगर नजर डाले तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हम स्पिन विकेटें बनाएंगे, हम फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट करेंगे, या फिर ऐसी विकेट होगी कि जो कि 2-3 दिन जो है वो बैट्समैन के लिए होगी, फिर आखिरी दिन रफ क्रिएट हो जाएगा। बिकॉज रीसेंट परफॉर्मेंसेस की बात करें अगेंस्ट बांग्लादेश तो हमने तसव्वुर किया कि हमें ग्रीन टॉप बना के उनको मुश्किल में डाल लेंगे, तो लग हमें समझ गई। उसके बाद अब इस सीरीज को लेके हमारा थिंक टैंक क्या सोच रहा है, ये एक बैलेंस स्क्वाड है, तो इसमें से हमें ये नहीं समझ आ रही कि स्पेशलाइज्ड हम किस में करें, स्पिन में, फास्ट बॉलिंग में, बैटिंग पर रिलाई कर रहे हैं। तो बाहर का बस एक स्क्वाड है और उसके बारे में हम ये कहेंगे कि सोचेंगे कि अब करना क्या है। सोचेंगे कि करना क्या है। काशिफ, ये तो हम हमेशा ही कहते हैं कि अब हम सोचेंगे कि हमने क्या करना है। इवन बांग्लादेश से जब हमने खेली है और जिस तरह की हमारी परफॉर्मेंस रही, और इससे पहले भी टेस्ट मैचेस हम जितने खेल रहे हैं, हम बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं ऑलरेडी। ये स्ट्रगल कंटिन्यू रहेगा, तब तक ये कंटिन्यू रहेगा जब तक हमारे यहाँ स्टेबिलिटी नहीं आ जाती। अच्छा या बुरा, कोई भी अमल जो है वो डिमांड करता है स्टेबिलिटी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अगर उठा लिया जाए पिछले 1 साल में, तो इतने हम लोगों ने अपने कपड़े नहीं बदले होंगे जितने उन्होंने अपने चीफ बदल लिए हैं, एग्जेक्टिव्स बदल लिए हैं, सिलेक्शन कमेटीज बदल ली हैं, और न जाने क्या क्या बदल लिए।
तो ये इसकी वजह से हुआ क्या कि प्लेयर्स को भी कोई आइडिया नहीं है कि हमारा जो आगे वो कहते हैं ना कि सोच क्या है, हमने कौन सी क्रिकेट लेके चलना है। सपोज अब जेसन गिलेस्पी कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान वे ऑफ क्रिकेट खेलेंगे, ये पाकिस्तान वे ऑफ क्रिकेट डिफाइन कौन करेगा? इंग्लैंड ने अगर कह दिया बैस बॉल, तो उन्होंने डिफाइन कर दिया कि ये बैस बॉल है और इस बैस बॉल को खेलने के लिए ये पैरामीटर्स है। ये पाकिस्तान वे ऑफ क्रिकेट की क्या पैरामीटर्स हमें नहीं पता। हाँ, एक नारा अच्छा है कि पाकिस्तान वे है, बट वो पाकिस्तान में क्या ये सोच रहे हैं। फिर जो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज थी, शान मसूद की जो विद द बैट परफॉर्मेंस है वो इतनी मायूस कौन थी कि निगाहें फिर आगे की शायद कप्तान बदल दिया जाएगा। इसलिए नहीं कि वो कप्तान बुरे, इसलिए कि वो बैट्समैन अप टू द मार्क नजर नहीं आ रहे। और एक बैट्समैन या एक कप्तान जो अपनी परफॉर्मेंस से स्ट्रगल कर रहा हो, वो जब बैट नहीं कर पाएगा, रन नहीं कर पाएगा, तो वो कप्तानी में भी स्ट्रगल करेगा। शान मसूद ने स्टार्ट ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा किया था, बहुत सारे सेशन थे जिसमें हमें लगता था कि हम टेस्ट मैच जीत जाएंगे या हम ऑस्ट्रेलिया पे भारी हैं, बट अगेंस्ट बांग्लादेश बिल्कुल डेड नजर आए विद द कैप्टनसी। इसीलिए क्योंकि सोचें जो है वो अपनी बैटिंग की तरफ है और बैटिंग में रन नहीं हो रहे। सो मोस्ट प्रोबब्ली बहुत सारी चीजें जिसको देखना है। अगर इस स्क्वाड पे देखें ना, तो 2 से 3 ऐसे प्लेयर नजर आ रहे हैं कि जिनके बारे में आपको कन्फर्म होता है कि यार ये अच्छे परफॉर्मर है, इनकी जहन जो है, इनकी जो सोच है वो सिर्फ परफॉर्मेंस पे होगी, बाकी तो जगह के लिए घेरे। बाबर आजम से रन नहीं हो रहे, सऊद शकील ने 100 किया, उसके बाद रन नहीं हुए, लेकिन फिर मैं कहूंगा चले अच्छे जा रहे हैं। इब्रार अहमद एक मैच के लिए आउट ही नहीं हुआ, मीर हमजा ने कुछ आउट कर लिए, नुमान अली कन्फर्म नहीं है, नसीम से रन नहीं हुए। देखा जाए तो रिजवान, सऊद शकील और आगा सलमान, ये सलमान अली आगा, एंड दैट इज इट। इसके अलावा तो बाकी 8 प्लेयर्स वो हैं कि जिनको ये परेशानी का सामना है कि यार हमसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही और हम खेलने उस टीम के साथ जा रहे हैं कि जो कि क्लियर कट चैंपियन के तौर पर उतर रही है, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने को एम कर रही है, जबकि हम एक ऐसी टीम के साथ मौजूद नहीं, हम ऐसे स्क्वाड को लेकर चल रहे हैं कि जो प्लेयर्स इस बात की परेशानी में है कि यार हल्की सी परफॉर्मेंस हो जाए ताकि अगले टेस्ट मैच में नाम आ जाए। यानी वही बात है कि एक अनसर्टेनिटी इन प्लेयर्स के माइंड के अंदर है भी और डाल भी दी गई है कहीं ना कहीं कि अगर एक प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा तो अगले मैच में उसके लिए जगह बनाना बड़ा मुश्किल है। और काशिफ, ये अनसर्टेनिटी सिर्फ इन सीनियर प्लेयर्स की जिनका आप नाम ले रहे हैं, बाबर आजम की बात करें या दीगर प्लेयर्स की बात करें, ये हर नए प्लेयर के साथ हम कर रहे हैं। हम अपने सिस्टम के अंदर इतनी चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं कि एक प्लेयर के दिमाग में ये चीज़ बैठ गई है कि अगर मैंने 1 या 2 मैचेस सही नहीं खेले तो मैं आउट हूँ टीम से, और वो जगह रिटेन करने के लिए वो उस तरह से मेहनत भी नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, जो नया प्लेयर है कोई भी, सपोज मैं अगर स्क्वाड में देखूं, मोहम्मद हुरैरा टीम के साथ है, आमिर जमाल की वापसी हुई है, अब्दुल्ला शफीक अगेन फॉर्म में नहीं है। सो नया तो मुझे साइम अयूब नजर आ रहे हैं, हुरैरा नजर आ रहे हैं, और मैं आमिर जमाल को भी इसमें चले शामिल कर ले, तो ये नए प्लेयर है। बाकी तो कहीं ना कहीं शामिल है, अबरार को भी शामिल कर लेते हैं नए प्लेयर्स। इन नए से फिर हमें कोई तवक्को है कि कुछ कर लेंगे। हुरैरा डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा परफॉर्म करके आ रहे हैं, आमिर जमाल ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के बाद बड़े अपबीट हो गए, इब्रार ने चले एक मैच ऑफ खेल लिया लेकिन फिर भी आउट करते रहे। सीनियर प्लेयर्स का मैं इसलिए तस्करा करता हूं क्योंकि वो जब अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से श्योर होते हैं तो वो नए प्लेयर्स को साथ लेके चलते हैं। कितनी दफा आपने पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखा कि क्रिकेट बोर्ड का एक इजलास हुआ जिसमें 9 प्लेयर्स को बुलाया गया, इसलिए बुलाया गया कि चलो यार मिल बैठ के भाईचारे के साथ बात तो करें। आपस में बैठने का पर्पस ये था कि टीम में जो नाइतफाकी उसको दूर किया जाए। टेस्ट सीरीज से 1 हफ्ता पहले हम टीम की नाइतफाकियां दूर कर रहे हैं, तो स्ट्रेटेजी कब बनेगी, ये डिफाइन तब होगा कि हमने कौन सा क्रिकेट खेलना है, पिच क्या होगी, कंडीशंस क्या होगी, फॉर्म कैसी चल रही है, कोचिंग किस सिमत में जाएगी, डायरेक्शन क्या होगी। ये सारी बातें अभी होनी है क्योंकि अभी तो घर के अंदर की नाइतफाकियां दूर की जा रही है। सो अनफॉर्चुनेटली वो सही कहते थे कि हमेशा देर कर देता हूं, तो मेरा ख्याल ये है कि हर चीज को हमने इसी अंदाज से स्टार्ट किया हुआ है कि जब सर पे आ जाती है तो हम सोचते हैं कि अब इसका कोई हल निकाल लिया जाए। ये सिस्टम नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली ये शख्सियत परस्ती है कि पहले हमने एक स्टार प्लेयर क्रिएट किया, वो अपनी परफॉर्मेंस से स्टार बना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एफर्ट किया, बाबर आजम को एक सुपरस्टार किंग बना दिया, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ही टेंशन होगी कि ये इतना बड़ा स्टार बन गया कि हमारी तो कोई नाम ही नहीं लेता। अनफॉर्चुनेटली दुनिया भर में अब आप और मैं इस वक्त मौजूद है, ऑन बात कर रहे हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं या किसी क्रिकेट वाले से कहूं कि यार मुझे फटाफट जरा इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चीफ का नाम तो बताओ, या ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड का, या न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड का, किसी को भी नहीं पता होगा। बट हमारे यहाँ हम ये चाहते हैं कि हर ओहदेदार का नाम जो है वो सबको पता हो। सो अनफॉर्चुनेट
दुनिया प्लेयर्स पे चलती है, हम चाहते हैं कि प्लेयर्स के साथ साथ हमारा नाम भी बुलंद हो, और यही हमने बाबर के साथ किया। उसको नीचे करने की खातिर, अपना नाम ऊपर करने की खातिर, एक टीम जिसकी सबसे बड़ी खूबी उसकी यूनिटी थी, वो ही खूबी हमने खत्म कर दी। आज के दिन में हम बैठ के उनके फैसले कर रहे हैं खुद से, अगेन फिर खुद को अपने आप को अहम कर रहे हैं बैठा के कि आओ मैं तुम्हारे फैसले कराता हूं और मैं तुम्हारे दरमियान नाइतफाकी दूर करता हूं। तो भाई आपने ये किया ही क्यों था कि नाइतफाकी क्रिएट हुई? और ना इत्तफाकी, क्या आपको लगता है कि एक मुलाकात से ये इस तरह से दूर हो सकती है काशिफ? क्योंकि जाहिर है एक टीम जिसकी आपने भी बड़ी अच्छी बात की कि एक वो टीम जिसकी खूबसूरती उसकी यूनिटी थी और हमने उसको देखा है मुख्तलिफ जगहों पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सीरीज़ में पाकिस्तानी टीम आपको लगता है कि अप टू द मार्क रहेगी? दो कि आपने स्क्वाड के हवाले से बात की काशिफ, आप इतने सेटिस्फाई नहीं हैं, लेकिन स्टिल क्या परफॉर्मेंस रहेगी? मेरे पास लास्ट मिनट है, अपनी बात को वाइंड अप कीजिएगा। परफॉर्मेंस ये रहेगी कि हमारी जो पाकिस्तान की क्रिकेट है, ये जो हमारा खित्ता है, मैं एक लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ, शख्सियत परस्ती, इंडिविजुअलिज्म। तो कोई इंडिविजुअल आउट ऑफ नोवेयर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे देगा, हम टेस्ट मैच में अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे। एज अ सिस्टम तो कभी भी नहीं हम जीते। ऐसा तो हुआ ही नहीं कि ओपनर्स ने भी अपनी जिम्मेदारी पूरी की, मिडिल ऑर्डर ने भी, लेट ऑर्डर ने भी, बॉलर्स ने भी, तो हम टेस्ट मैच जीते। बीच में से कोई एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस आती है और हम टेस्ट मैच जीत जाते हैं, या हम कोई भी इवेंट जीत जाते हैं। ठीक है, तो अल्लाह करेगा कि इस सीरीज में भी कोई आउट ऑफ नोवेयर अल्लाह करे ऐसा ही हो और हम अच्छी बात करें। डिसअपॉइंटेड तो नहीं हम ना करना चाहते हैं, ना होना चाहते हैं। पाकिस्तानी टीम के हवाले से बात कर रहे थे। 7 अक्टूबर से जी टेस्ट सीरीज का आगाज हो रहा है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, जदीद दौर की जहाँ हम बात करते हैं, सोशल मीडिया की बात करते हैं, ऑब्वियसली नौजवानों की ज़िंदगी पे एक बहुत गहरा इम्पैक्ट है और सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात जो कह लें हमारी नज़रों के सामने से गुजरते हैं। कल ही एक वाक़या पेश आया जिसमें लाहौर के जो टिकटॉकर हैं नदीम नानी वाला, उनको गिरफ़्तारी उनकी अमल में लाई गई। गिरफ़्तारी जी क्यों हुई? वो ये हुई कि वो अपनी गाड़ी पर जाली नंबर प्लेट लगाकर वो घूम रहे थे और अपनी गाड़ी की शनाख्त तब्दील करना, ये सिर्फ उनको जो कह लें मालूम, ज़ाहिर है हम सबको मालूम है कि ये एक गैर कानूनी अमल है और उसको करने से इसके नताइज आपको भुगतना पड़ सकते हैं। लेकिन बाज़ अफराद अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से गाफिल होकर जो कानून है उसकी हदूद की खिलाफ वर्जी भी कर रहे हैं। और कल ये वाक़या हमने देखा और इस तरह के माजी में कई वाक़यात हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर भी रिपोर्ट होते हैं और कई गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाती हैं कि लोग अपनी शोहरत का, अपने पॉपुलर या फेमस होने का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं। और ये जो जाली नंबर प्लेट वाला मामला है, ये कितना जो कह लें इम्पॉर्टेंट भी है हाईलाइट करना कि बहुत सारे ऐसे लोग जो सड़कों के ऊपर घूमते हैं, गाड़ी की शनाख्त को तब्दील करते हैं, ये किस कदर गैर कानूनी और उसकी सज़ा क्या है, इस पे आज हमने बात करनी है। हमारे साथ सईद ज़फ़र साहब मौजूद हैं, माहिर कानून है, उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सईद साहब। ये जो कल हमने वाक़या देखा, इनफैक्ट गैर कानूनी नंबर प्लेट्स का इस्तेमाल, ये बड़ी कॉमन चीज़ है और हम अक्सर नाके लगे हुए देखते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, एक्साइज़ के भी वो चेक कर रहे होते हैं, टैक्सेस को भी और दीगर मामलात को भी। ये एक जानी मानी शख्सियत ज़ाहिर है टिकटॉक पे तो अच्छे खासे पॉपुलर हैं, लेकिन ये पॉपुलैरिटी का नाजायज़ फ़ायदा उठाना, इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं जो होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये आपने बड़ा एक अहम टॉपिक को आपने आज डिस्कस कर रही हैं। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं कि जो टिकटॉक है इसने जो लोगों को एम्पावरमेंट दी है, नए नए लोग आए हैं, उन्होंने अपना जिसके पास जो भी फ़न था उसको वो ज़ाहिर करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह नदीम नानी वाले जो हैं इन्होंने भी किया और ये एक अच्छा फेल नहीं है कि ये एक इन्होंने आज खुद ही एक नंबर एक लेके उसको अपनी गाड़ी पे लगा लिया। और इसकी दो वजूहात हैं। एक तो इसको थोड़ा सा मैं वो पॉलिटिकल भी देखता हूँ। पॉलिटिकल ऐसे है कि आपको पता है कि जो एक सियासी जमात है उसको फोकस किया जाता है, तो उसकी वजह से उन्होंने नंबर लिया और उसकी वजह से उन्होंने फॉलोअर्स को गेन करने की कोशिश की। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पे टिकटॉक पे दो किस्म का जो लोग काम कर रहे हैं। एक वो लोग हैं जिनके पास कंटेंट है,
ठीक है। जो अपना हेल्थ का कंटेंट शो करते हैं, कोई अपना लीगल कंटेंट शो करता है, कोई काम की चीज शो कर रहा है। अब कुछ लोग हैं जिनके पास कंटेंट ही नहीं है, वो बड़े लोगों के साथ, कोई बानी पीटीआई के साथ, कोई एक दूसरी पार्टी के साथ, कोई तीसरी पार्टी के साथ, कोई सिर्फ जैसे वो शुरू, ये ट्रेंड मेरा ख्याल है शुरू में वो एक खातून थी जो खान साहब के दौर में, हरीम शाह नामी मेरा ख्याल है, तो उसने ट्रेंड थोड़ा सा वो शुरू में आई थी, उन्होंने जो ना वो पार्लियामेंट हाउस में गई, फिर वो इस तरह वो भी एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, दिस इज़ ए नॉट गुड थिंग। और लॉ में तो किसी जो व्हीकल हो उसको कोई गलत नंबर प्लेट लगा के उसको लेके जाना, ये तो एक बड़ा जुर्म है, और जिसकी वजह से वो पकड़े गए। और पंजाब हुकूमत वैसे ही उनकी अपोजिट पार्टी पे है, जो हमारी सीएम है, तो मेरा ख्याल है ये ऊपर से कोई हुक्म आया है, इतना बड़ा वो मैटर नहीं था, लेकिन उसको हाईलाइट कर दिया गया। अब इसकी जो दूसरी जो मैं देखता हूँ जो रीज़न है वो ये है कि अब हमारे नौजवान हैं, उनके पास ना तो खेलों के मैदान है, यहाँ पे कोई चीज़ तो अवेलेबल नहीं है उनके पास यहाँ पे। अब ये एक फैसिलिटी आई, उन्होंने किसी ना किसी साइड पे ये पॉजिटिव अगर इसको देखें, एम्पावरमेंट दे रहा है ना ये लोगों को, टिकटॉक है, आपका सोशल मीडिया है, अब इसको नेगेटिव भी लोग यूज कर रहे हैं, अब ये नेगेटिव यूज हुआ। ये शोभा, अच्छा सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करती हूँ, एक तो ये काम इलीगल है जिससे आपने खुद कहा कि इसकी कानून में तो जाहिर है सख्ती से मना है, लेकिन उसके बावजूद आप एक इलीगल काम कर रहे हैं और उसको आप बहुत धड़ल्ले से दिखा रहे हैं कि ये मैं इलीगल काम कर रहा हूँ और मैंने किया है। ये एक जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फैक्टर है सईद साहब, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि ये लोग, इनके न जाने कितने फॉलोअर्स हैं जो इनको देखते हैं। वही बात है कि कंटेंट नहीं है इनकी, इन्हीं बातों के पीछे लोग इनको फॉलो करते हैं और उनको भी ये मैसेज कहीं ना कहीं तो जा रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन ये मैंने आपको कहा ये अपनी शोहरत को गेन करने के लिए कर रहे हैं, गिव अवे कर रहे हैं, जाली ये जो फेक नंबर प्लेट लगा दी, फ्रीवुलस नंबर प्लेट लगा दी, और उसको गाड़ी को लेके घुमाना, लोगों को चीज़ें देनी इस तरह की। और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप तो देखें, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कोई ले नहीं रहा। अब हम दूसरे किसी शोबे में भी देख लें, लेकिन ये जो सोशल मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इसकी जो रीच है वो एंड कंज्यूमर, एंड यूज़र तक है। आपके घर में अगर 5 लोग हैं, 5 के पास ही आपका स्मार्टफोन है, छोटा बच्चा है, बेटी है, माँ है, बहन है, भाई है, दादा है, दादी, नाना नानी, मीनिंग देयर बाई तमाम लोगों के पास अब स्मार्टफोन है। तो अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक लॉज तो बने थे पहले, लेकिन अब इसकी जो एथिक्स पे लॉ जो है ना, वो इसकी एथिक्स पे लॉ नहीं कि क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। अच्छा अब इस पे कार्रवाई क्या होगी? ये तो जारी FIR उसकी हो गई, उस पे हो गई, उसको गिरफ्तार किया सुबह मॉर्निंग में, उसको स्पेशल जो है ना वो 3-4 डाले आए उसको स्पेशल। इसकी मुझे भी किसी एक रेफरेंस से मेरे एक दोस्त ने, जो हमारा एक दरमियाना दोस्त था, कॉमन फ्रेंड था, उसने कहा कि ले गया। मैं तो समझा शायद वो कोई खलाई मखलूक की तरफ से कोई उसको लेके गया, लेकिन बाद में मुझे पता चला रीज़न वही थी। लेकिन अब हुआ ये है कि अब एक नई आपको बात बताता हूँ, शायद ये आपके लिए एक न्यूज़ हो। अब उसकी गाड़ी को वापस नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि आप सॉरी की एक्सक्यूज़ की वीडियो करो, ये वायरल करो, और फिर हम आपकी जो उसकी गाड़ी है ना IK 804, आपकी गाड़ी को तब रिटर्न करेंगे, क्योंकि जब बंदे की बेल हो जाती है तो उसकी जो गाड़ी है, जो व्हीकल है, वो द कोर्ट इज टू रिटर्न दैट व्हीकल टू दैट वेरी पर्सन। ठीक है, तो अभी वो उसको वापस नहीं कर रहे। वो जो SHO है वो इसको कह रहा है कि आप माफ़ी मांगो कि ये नंबर प्लेट जाली थी, झूठी थी, मैंने ये किया है, मैंने गलत किया है, तो मैं कौम से माफ़ी मांगता हूँ, तो फिर आपको गाड़ी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तो ये सूरत हाल भी है दूसरी साइड से। अच्छा ये जो आपने कहा कि ये कोर्ट का ऑर्डर होता है कि अगर आपके FIR के बाद खारिज होती है तो उसके बाद आपको गाड़ी या व्हीकल वापस कर देते हैं, क्योंकि वो ये 2 किस्म के जुर्म होते हैं, एक होता है हीनियस क्राइम, एक होता है नॉन हीनियस क्राइम। ये नॉन हीनियस क्राइम है, इतना हीनियस नहीं है, लाइक मर्डर, लाइक असॉल्ट, लाइक रोबरी। लेकिन उसको इस बात का एज हो सकता है कि उसकी गाड़ी वापस नहीं मिल रही? नहीं मिलेगी, लेकिन अब वो उस पे उसको कर रहे हैं कि भी जब तक आप इसको एक्सक्यूज नहीं करोगे, सॉरी नहीं करोगे, माफी की वीडियो नहीं मांगोगे, आपको गाड़ी नहीं वापस करेंगे। गाड़ी भी उसकी बड़ी, तो उस पे भी कंटेंट ही है, उनको आप कंटेंट के ही मौका दे रहे हैं कि आप इस पे भी वायरल होने का मौका है। वो भी वही चीज ही कर रहे हैं कि भी आप फिर नेगेटिव कंटेंट बनाओ। अच्छा ये जो वाकयात हैं, ठीक है, टिकटॉक ने, जैसे आप बात कर रहे हैं कि ये तो उन्होंने गेन करने के लिए किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे टिकटॉकर्स हैं जिनका कंटेंट जो है खासा अनएथिकल भी है
और लोगों को गुमराह करने के लिए भी है। मैं नाम नहीं ले रही बट स्टिल हम सब कहीं ना कहीं हमारी नज़रों के सामने से गुजरता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ये तो आपने जिन पार्टी के फॉलोअर के तौर पे इन्होंने ये एक्शन या जेस्चर शो किया है, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो खुलेआम करते हैं और बहुत अनएथिकल कंटेंट भी बनाते हैं। उनको इस बात की रियलाइजेशन है कि लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं अगर इस तरह का कोई भी गैर अखलाकी या कह लें इस तरह का गैर कानूनी अमल वो कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। बिल्कुल, उनको इस चीज़ का इल्म नहीं है और वो जाने में या अनजाने में कर रहे हैं। तो अगर वो कोई भी उनकी बात से किसी इदारे को, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को, आपकी जो मुल्की सलामती को अगर इन्फ्रिंजमेंट पहुंचती है उनके किसी फेल से या उनकी किसी एक्ट से, तो वो ऑब्वियसली वो काबिले जो समात कोर्ट उस पर एक्शन ले सकती है। ऐसा कोई टेस्ट केस है हमारे पास इस तरह का कोई कि सजा हुई हो? हाँ, सजा अभी इसमें गिरफ्तारियां हुई हैं, अरेस्ट हुई हैं। अभी 3-4 आपके एंकर बड़े बड़े जो थे, ओरिया मकबूल जान थे और दूसरे 3-4 एंकर हैं, इमरान रियाज है, ये भी इसी सोशल मीडिया टाइप पे पकड़े गए थे। ये सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं ना। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो वो अब उसका नेगेटिव यूज कर रहे हैं ना। अब देखो, अगर दोनों साइडों का वो टेक करें तो फिर वो मेरा ख्याल ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वो सिर्फ एक साइड को फोकस करते हैं। जैसे ये लड़का था, ये जो क्या नाम, नदीम नानी वाला। अब देखें ये नाम भी उसने वो किस तरह का वो एक ऑड सा नाम रखा हुआ है ताकि वो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। इससे पहले जो लोगों ने फेम हासिल करने के लिए, वो एक लड़की थी बाबा जी सियालकोट, इस तरह के वो लोग वो फेक अपनी जो फेम के लिए करते हैं और उनको ये पता ही नहीं होता कि उन्होंने ये क्यों करना है। देखें, पॉजिटिव कंटेंट की तरफ जाए ना। अब वो अमेरिका में तो इस तरह हुआ कि कांग्रेस में टिकटॉक के सीईओ को बुला लिया कि आप लोगों को, हमारे जो अमेरिकन बच्चे हैं उनको आप नेगेटिव कंटेंट दे रहे हो, तो क्यों ना अमेरिका में टिकटॉक को बंद कर दिया जाए। कांग्रेस में उसकी बड़ी सरजनिश की है उसके जो सीईओ की, तो उसने उसको फेस किया और कहा कि भी हम वो जो इस तरह का जो कंटेंट है हम उसको प्रमोट नहीं करते। अब जो कुछ लोग बना रहे हैं, हम फर्दन तो नहीं जाके किसी चीज़ को रोक सकते ना। अगर 2, 4, 10, 20 लोग को इस तरह का कंटेंट बना रहे हैं, हम उसको रोक नहीं सकते, लेकिन हम उसको ये कोशिश करते हैं कि लोग कम से कम करें। अच्छा, अभी हमने देखा है कि कुछ दिन पहले भी एक टिकटॉकर लड़का था, टिकटॉक बनाते हुए उसको जख्मी हुआ, उसके बाद वो हॉस्पिटल गया और दम तोड़ गया। इस तरह के वाक़यात हैं। इवन पूरी दुनिया के अंदर टिकटॉक का इस्तेमाल है, लेकिन जो टिकटॉक बनाते हुए जान को ख़तरे में डाला जाता है, ये कोई पहला वाक़या नहीं है। क्या हमें साइबर लॉज को और इन चीज़ों को रिविजिट करने की ज़रूरत है, या लॉज हमारे पास हैं और इन पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा? लॉज तो हमारे पास हैं। अब ये है कि एक बंदा फेम के लिए वो जाता है और वो कोशिश करता है कि भी मैं किसी रेल के सामने, किसी चोटी पे, या कोई, अब पाकिस्तान में मेरे हाल कई वाक़यात ऐसे हुए हैं, कईयों ने अपने आप को जला लिया, कोई ट्रेन के आगे, कोई छत से गिर पड़े। तो ये उनका जो जुर्म है, ये इक़दाम खुदकुशी है। ये तज़ीरात पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर ये इसकी जुर्म है, इसकी सज़ा है। लेकिन अब एक बंदा अपनी जान की बाजी हार गया, उस पर क्या जुर्म लगेगा? वो तो जुर्म ख़त्म हो गया ना। वो जैसे ही बंदे की डेथ हो गई, वो अगर वो बच जाता है तो फिर उस पर कानून जो है वो हरकत में आएगा। अब साइबर लॉज की बात की, साइबर लॉ, अब मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बात करता हूँ। हमारी एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है जो साइबर को देखती है, दैट इज कॉल्ड FIA, फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी। अब मसला ये है कि उसके पास, साइबर में आपने तो कभी शायद विजिट ना किया हो, उसके पास तो सर खुजाने का टाइम नहीं है। इतनी कंप्लेंट्स, ना उनके पास अमला है, ना उनके पास इक्विपमेंट है, ना उनके पास कोई चीज़ जो फोरेंसिक करने वाली चीज़ है। तो उनके पास तो वो कोई चीज़ को ना तो बंद करवा सकते हैं, ना कंटेंट को रोक सकते हैं। अब PTA इसका कुछ कर रहा है। अभी आज से कुछ अर्सा कबल पाकिस्तान ने 40 बिलियंस की फायर वॉल लगवाई है, इसीलिए लगवाई है कि इसको मॉनिटर किया जाए। अच्छा, फायर वॉल से याद है, कल मैं IT मिनिस्टर की एक स्टेटमेंट भी सुन रही थी। वो कहती थी पाकिस्तान में इंटरनेट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इंटरनेट स्लो है। मंतक उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, ये मुझे आपकी बात से याद आया। लेकिन अब जाहिर है इंटरनेट का इस्तेमाल जी बहुत ज़्यादा है, पूरी दुनिया 5G इस्तेमाल कर रही है, हम 4G पे हैं, लेकिन हम इस्तेमाल बहुत कर रहे हैं, इसलिए इंटरनेट स्लो है। वाह, ये वाली इंटरेस्टिंग मंतक मैंने भी लेकर आनी है। मैं कोशिश करूँगी कि इस तरह की मंतकों के साथ आऊँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सईद साहब, बहुत कि आप तशरीफ़ लाए
और साइबर क्राइम के लॉज अपनी जगह मौजूद हैं जी। जाहिर है इस तरह की कोई भी अगर आप एक्शन करते हैं टिकटॉक बनाने के लिए, फेमस होने के लिए, तो आपको इसका पता होना चाहिए इसके रिजल्ट्स आपके हक में बेहतर नहीं है। ये भी सिर्फ एक टिकटॉक की हम बात करें, अगर आप कोई भी ऐसा इल्लीगल काम अपने सोशल मीडिया के ऊपर उसकी तशहीर कर रहे हैं, करने के बाद तो ये कोई हौसला अफजा बात नहीं, आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, आप पे केस भी हो सकता है, FIR भी हो सकती है। तो प्लीज़ एहतियात करें। आप अगर आपको मशहूर होने का शौक़ है तो उसके बहुत सारे और तरीके हैं, अच्छे तरीके हैं, उनको इस्तेमाल करें, ना कि आप इस तरह की कोई भी हरकत करके अपने आप को भी ख़राब करें, अपनी फैमिली को भी ख़राब करें और माशरे को भी एक गलत मैसेज दें। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। आपकी डाइट के हवाले से बात करते हैं। आपको पता है न्यूट्रिशनिस्ट हमारे पास आती हैं और हम बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स को केटर करते हैं। वैसे तो बहुत सारे विद एज आपके अंदर बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, आपकी डाइट पे फ़र्क पड़ता है, आपकी एनर्जी पे फ़र्क पड़ता है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ साथ जी बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हुए नज़र आते हैं कि हमें बहुत थकावट हो रही है, बहुत लेथार्जिक फील कर रहे हैं। और फिर जब आप कोई ना कोई डॉक्टर को चेकअप कराते हैं तो वो कहते हैं आपके अंदर फ़लानी चीज़ की कमी है, फ़लानी चीज़ की कमी है। सो अपनी बॉडी के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स का होना और उनकी कमी को दूर करने के लिए मुख्तलिफ सप्लीमेंट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये सप्लीमेंट्स या वाइटामिन्स हमें मुख्तलिफ फॉर्म में मिल जाते हैं, कुछ आपको पाउडर फॉर्म में मिलते हैं, कुछ गोलियों की शक्ल में मिलते हैं, आप मेडिसिन खा लेते हैं। तो क्या ये सप्लीमेंट्स विद एज आपका इस्तेमाल करना ज़रूरी है और इनके इस्तेमाल करने की जो प्रॉपर एज है, क्वांटिटी है, किस तरह से आपने इसको शामिल करना है अपनी ज़िंदगी के अंदर, इस पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ समरीन रज़ाक मौजूद हैं, माहिर ग़िज़ाइयत है, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। समरीन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अच्छा समरीन, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, पहला सवाल मेरा ये है, $1 मिलियन क्वेश्चन, क्या सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करने चाहिए? अर्मिला, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर हम देखें कि सप्लीमेंट्स मार्केट में ज़्यादा इन्फ्लुएंस या मार्केट में ज़्यादा जिक्र तक कब हुआ, जब हमें कोविड-19 के ड्यूरेशन के बाद हमने देखा कि सब सप्लीमेंट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमें ये चीज़ महसूस हुई कि इम्यूनिटी बहुत वीक है लोगों की। जब हमारी इम्यूनिटी वीक होती है, कोई भी किसी भी किस्म का जो वायरस है वो बहुत जल्दी हमारी बॉडी को अटैक करता है। तो जब भी हम सप्लीमेंट की बात करते हैं तो तभी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी साथ में बात हो रही होती है कि अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक है, आप कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, क्यों महसूस कर रहे हैं कि आप डाइट में वो चीज़ें अपने मिनरल्स या वाइटामिन्स नहीं ले रहे, तो इस वजह से आपको ये सारी चीज़ें फेस करना पड़ रही हैं। तो जो आपने क्वेश्चन पूछा, इस पे बहुत से मिथ हैं लोगों की कि सप्लीमेंट्स कुछ काम नहीं करते, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ बहुत से लोगों का ये भी मिथ है कि सप्लीमेंट से वेट गेन होता है। बहुत से लोग तो इसीलिए नहीं सिर्फ इस्तेमाल करते, लॉन्गर रन आपकी बॉडी के अंदर ये अच्छे नहीं साइड इफेक्ट कर सकते हैं। दैट्स अ होल थिंग्स। ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं, लेकिन हर चीज़ का जब हम कहते हैं कि मॉडरेशन से जब आप बढ़ेंगे, जब भी मॉडरेशन को आप अपनी बॉर्डर लाइन को क्रॉस करेंगे तो वो हर चीज़ आपके लिए डैमेज तो करेगी। बिल्कुल ठीक तो सप्लीमेंट्स का भी यही है, टाइमिंग्स मैटर कर रही होती हैं, डोजेस मैटर कर रही होती हैं, कैसे ले रहे हैं आप वो मैटर कर रहे हो, क्या आप जो कॉम्बिनेशन ले रहे हैं अपने सप्लीमेंट्स का, 2 सप्लीमेंट्स का, वो आप कैसे ले रहे हैं, ठीक ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं। और अगर हम सप्लीमेंट की बात करें कि बहुत से लोगों का जैसे मिथ है कि वेट गेन होता है, क्या वेट गेन वाकई होता है, कौन से ऐसे सप्लीमेंट हैं या फिर वो अपने लेने में बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत से रूटीन्स को फॉलो नहीं कर रहे तो उनका वेट गेन हो रहा है। ये सारी चीज़ें मतलब हम देखते हैं, लेकिन जो हमारा करंट जो हमारी ड्यूरेशन चल रहा है, अगर हम देखें तो हमारे पास प्रोसेस फूड बहुत ज़्यादा है, हमारा जो फूड है उसका मेथड बहुत ज़्यादा गलत है। जो भी चीज़ है पक रही है वो ओवर कुक हो रही है कि जो उसकी न्यूट्रिशंस वैल्यू है वो उतनी नहीं रह जाती। तो आप डाइट में वो चीज़ें हम ले तो रहे होते हैं लेकिन उसका प्रॉपर फ़ायदा हमें नहीं मिल रहा होता।
जब आप किसी भी चीज़ को ओवर कुक कर देते हैं, आयरन हो गया, कोई भी चीज़ हो गया, जब हम उसको ओवर कुक करते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है। वो इस तरह कम होती है कि वो आपकी जितनी बॉडी को ज़रूरत है उतनी मिलेगी नहीं। जब उतनी चीज़ मिलेगी नहीं तो ऑब्वियसली फिर हम पेशेंट को सप्लीमेंट्स की तरफ लेके जाते अच्छा, हैं। अब सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल किस एज में आपको करना चाहिए? क्योंकि ज़ाहिर एक बच्चा है, उसको आप सप्लीमेंट्स उस तरह से तो नहीं दे सकते, उसकी डाइट में वो चीज़ें होनी चाहिए। आप तो एक एज, कौन सी प्रॉपर एज है जिसमें आप सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा किस चीज़ की आपकी बॉडी को नीड होती है? अगर हम देखें कि एज कुछ जब हमने कोविड-19 की, जैसे मैं दोबारा से बात करूंगी, कोविड-19 में हमने देखा कि जो यंग जनरेशन थी उनकी भी इम्यूनिटी वीक थी। जब भी हम एज की बात करते हैं कि ये एक स्पेसिफिक एज है जब आप सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको उससे पहले आपकी बॉडी को ज़रूरत है, आप अपनी डाइट में एक चीज़ नहीं ले रहे, तो आपको अपनी एज से पहले फिर यूज़ करना शुरू कर देना चाहिए। जैसे हम कैल्शियम की सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास कैल्शियम की अगर हम स्पेसिफिक और एक अच्छी एज देखें तो 30s में आपको ज़रूर कैल्शियम की सप्लीमेंट ज़रूर ऐड कर लेनी चाहिए। उससे पहले आपका कैल्शियम का इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए। जब भी हम कैल्शियम की बात करते हैं तो हमारे पास सिर्फ ये आता है कि दूध, और आपको भी पता है कि हमारे यहाँ यंग जनरेशन दूध नहीं पीती, हम दूध पी नहीं सकते, हमें क्रेविंग है। बहुत से लोगों को मतलब वैसे ही कॉन्स्टिपेशन का इशू हो जाता है, उनको डायरिया इशू हो जाता है, उनको सूट नहीं करता। जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो उन लोगों को फिर सप्लीमेंट अपनी एज से पहले भी इस्तेमाल करना उनके लिए ज़रूरी हो जाता है। जब आपकी बॉडी को अगर आपको ज़रूरत है तो आपको ज़रूर वो इस चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए। और टाइमिंग मैटर करती हैं सप्लीमेंट, और इसके साथ अगर देखें कि इसके साथ टाइमिंग से क्या मुराद है आपको? टाइमिंग से मुराद ये कि बहुत से सप्लीमेंट्स ऐसे होते हैं कि जो मॉर्निंग में आपने लेंगे तो आपकी बॉडी पे ज़्यादा, जैसे कि कैल्शियम की जब हम बात करते हैं तो कैल्शियम की सप्लीमेंट हो या कैल्शियम का सोर्स, मेजर सोर्स आपको हमेशा नाइट टाइम में कंज्यूम करना चाहिए। इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल ये है कि हमने एक लॉन्ग वे, हमारी मदरहुड से भी एक चीज़ आ रही है कि दूध हमेशा रात को इस्तेमाल करना चाहिए, और दूध कैल्शियम का एक बहुत अच्छा सोर्स है। तो जब भी आप कैल्शियम की सप्लीमेंट भी यूज़ करें तो कोशिश करें कि कैल्शियम आप नाइट टाइम में इस्तेमाल करें। मल्टी वाइटामिन अगर हम ले रहे हैं तो वो मॉर्निंग में आपको लेने चाहिए, अपने मील के साथ लेने चाहिए। वाइटामिन आपको जब भी लेने हैं वो आपने मॉर्निंग में लेने, अपने मील के साथ लेने। वाइटामिन में हमारे पास फैट सोल्यूबल वाइटामिन भी होते हैं और हमारे पास वाटर सोल्यूबल भी होते हैं। अब फैट सोल्यूबल वाइटामिन की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास ये है कि फैट सोल्यूबल वाइटामिन जब आप लेंगे सप्लीमेंट तो आपकी बॉडी में फैट ऑलरेडी भी आपको ओरली भी लेना है, क्योंकि जो आप फैट सोल्यूबल वाइटामिन ले रहे हैं जब तक आप ओरली अच्छे गुड फैट्स नहीं लेंगे वो आपकी बॉडी में डिसॉल्व नहीं होगा। उसका सोर्स क्या है गुड फैट्स का? जो हमारे पास जितने भी ऑयल्स हैं, हमारे पास नट्स हैं, ये हमारे पास अच्छे फैट्स होते हैं। और अगर हम देखें कि अगर आप फैट का मेजर सोर्स ले रहे हैं और देन आप सप्लीमेंट ले रहे हैं, जब भी हम कुछ लोगों को लगता है कि अगर वो डाइट में सोर्स नहीं लेंगे लेकिन सिर्फ एक गोली खाने से ठीक होंगे, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि आपको अपनी डाइट भी साथ लेके चलनी है। जब आप अपनी डाइट को मेंटेन या डाइट अच्छी करेंगे देन आपका सप्लीमेंट आपकी बॉडी में ज़्यादा वर्क कर रहा होता है। अच्छा, अब बहुत सारी ख़वातीन ये होती हैं, उनको आयरन की कमी है, जिंक की कमी है, कैल्शियम की कमी है, और उनको रियलाइजेशन नहीं होती कि उनके अंदर इस तरह की चीज़ों की कमी है। कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जब उनको ये रियलाइज़ हो कि उन्होंने किसी से कंसल्ट करना है और उनके अंदर इन विटामिन्स की या जिंक या दीगर चीज़ों मिनरल्स की कमी है और इसके लिए उनको सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना है? अर्मिला, अगर हम आयरन की बात करें तो आप आयरन की सबसे अच्छी जो सिम्टम्स हैं वो आपकी जो स्किन है वो येलोइश होना शुरू हो जाती है, आपको लेथार्जी फील होना शुरू, आपके मूड स्विंग्स होना शुरू हो जाते हैं, आप चिड़चिड़ापन आपकी तबीयत में आ रहा होता, आप सुस्ती, आपका कुछ करने को दिल नहीं कर रहा होता। ये सिम्टम्स अगर आपको एक लॉन्ग टर्म आ रहे हैं तो आपको ज़रूर अपना HB का टेस्ट करवाना चाहिए। उसके बाद आपको अपनी सोर्स में आयरन के जितने भी सोर्स हैं वो भी ऐड करने चाहिए अपनी डाइट में, और उसके साथ आपको अपनी न्यूट्रिशन डॉक्टर के से कंसल्ट कि आपको कितने डोजेस की ज़रूरत है, किस टाइप की ज़रूरत है, जिससे और कितनी देर आपको सप्लीमेंट खाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका ड्यूरेशन भी बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। देन आपको ज़रूर अपना टेस्ट करवाना चाहिए। जब भी हम टेस्ट करवाएंगे देन हम आपको पेशेंट को रियलाइज़ होगा। इसी तरह अगर जिंक है, आपका हेयर फॉल हो रहा है, एक सीजनल हेयर फॉल होता है, लेकिन अगर आपका सीजनल से हट के आपका हेयर फॉल
गिर रहे हैं आपके बाल मुसलसल, देन आपको अपना जिंक का टेस्ट करवाना चाहिए। जब आपका जिंक का टेस्ट करवाने के बाद अगर आपको है कि आपको जिंक की कमी है तो आपको वो फिर सप्लीमेंट की तरफ जाना चाहिए। और विटामिन सी, जैसे विटामिन सी हमें सिर्फ मिलता ही डाइट से है और ये हमारी बॉडी में इटसेल्फ नहीं बन रहा होता है, तो विटामिन सी के सोर्सेज के साथ साथ सप्लीमेंट। अब विटामिन सी की अगर हम देखें तो हमारे पास अगर आपकी ब्लीडिंग गम्स आपको हो रहे हैं और आपको वो होते ही जा रहे हैं जब भी आप टूथब्रश करते हैं या आपको, तो दैट मीन्स कि ये एक साइन है कि आपको विटामिन सी की कमी है और आपको उसके सप्लीमेंट्स लेने हैं। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच समरीन, बहुत शुक्रिया। समरीन रज़ाक हमारे साथ मौजूद थी, सप्लीमेंट्स के इस्तेमाल के हवाले से मैं बता रही थी। हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा, कराची की हम बात ना करें ऐसा कैसे हो सकता है। कराची का मौसम जी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है मैंने सुना है, तो कराची में मौसम के हवाले से क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है। इकरा अवान हमारे साथ मौजूद है। इकरा, थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं ठीक है अर्मला, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इकरा, कराची में गर्मी बहुत ज़्यादा है क्या? अर्मला, अगर कराची के मौसम की बात करें ना तो मानसून का जब सीज़न था तो मानसून सीज़न के बाद जो है वो कराची का मौसम बहुत बेहतर हो गया था। समंदरी हवाएं बहाल थी, ठंडी हवाएं चल रही थी और दर्जा हरारत में भी जो है वो वाज़े कमी जो थी वो देखी जा रही थी। मगर अब जैसे ही मानसून सीज़न ख़त्म हुआ है और अक्टूबर करीब आ रहा है तो मानसून सीज़न जाने के बाद अब गर्मी की जो शिद्दत है उसमें इजाफा होना शुरू हो गया है। दर्जा हरारत में भी 1 से 2 डिग्री इजाफा हो रहा है। महकमा मौसमियात कहती है कि अमूमन ऐसा होता है कि मानसून सीज़न जाने के बाद अक्टूबर का जो महीना होता है ना वो साल का तीसरा गर्म तरीन महीना जो है वो साबित होता है, जिसमें हम दर्जा हरारत 1 से 2 डिग्री जो है उसमें इजाफा भी होता है। समंदरी हवाएं जो हैं सुस्त रवि का शिकार होती हैं, जिसकी वजह से दर्जा हरारत बढ़ता है और गर्मी की शिद्दत जो है वो ज़्यादा महसूस की जाती है। अगर हम आज के मौसम की बात करें तो आज भी जो शहर कायद का मौसम है वो गर्म और मरतूम है। दर्जा हरारत जो है वो इस वक्त 32 डिग्री सेंटीग्रेड है और आज ज़्यादा से ज़्यादा जो गर्मी की जो शिद्दत है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। और महकमा मौसमियात ने कहा है कि आज दिन भर में जो पारा है वो 35 डिग्री तक जा सकता है। इस वक्त 11 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाओं का सिलसिला जारी है और हवा में जो नमी का तनासुब है वो 74% है। समंदरी हवाएं जो हैं वो इसी तरीके से जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। मौसम जो है वो गर्म और मरतूब है और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक शहर कायद की जो आवाम है उसको इसी तरह के मौसम का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मौसम जो है वो गर्म और मरतूब ही रहेगा। अलबत्ता पाकिस्तान में पूरे मुल्क में जो बारिशों का जो नया स्पेल है उसकी पेशगोई का भी जो है वो इम्कान महकमा मौसमियात की जानिब से कर दिया गया है। महकमा मौसमियात ने ये कहा है कि मुल्क भर में बारिशों का एक नया सिलसिला जो है वो कल से शुरू हो रहा है। मुल्क भर में उस सिस्टम के तहत जो है वो बारिशें मुतवक्के होंगी, मगर कराची वालों को फिर भी जो है वो गर्म मौसम का ही सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आइंदा चंद रोज तक कराची में तो बारिश का कोई इम्कान नहीं है। मुझे ना बारिश का इम्कान नहीं है, लेकिन इकरा थोड़ी सी हवा चलती हुई नजर आ रही है। क्या ये गर्म हवा है या समुद्री हवा है? कहा जाता है कि शाम के वक्त कराची में वेदर काफी हद तक बेहतर हो जाता है। जी, मैं ये कह रही थी कि आपके पीछे मुझे हवा चलती हुई नजर आ रही है, क्या ये बहुत गर्म हवा है? और अमूमन कराची में शाम को समंदरी हवाओं की वजह से थोड़ा वेदर बेहतर होता है, ऐसा होता है वाकई में? हवाएं तो चल रही हैं, मगर उस तरीके से जो ठंडी हवा चलती थी ना उस तरीके से ठंडी हवा नहीं है। हवा में हब्स है और गर्म और मरतूब मौसम के बायस जो हवा चल रही है ना, तो वो इसी तरह। मैं इस वक्त जो है वो दरख्त के नीचे खड़ी हुई हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत है और धूप में खड़ा होना जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो इस वजह से दरख्त की जो हवा है वो चलती हुई नज़र आ रही है। अमूमन जहाँ महकमा मौसमियात ने ये बताया है कि शाम के औकात में जो है वो रातें जो हैं वो निस्बतन दिन के मुकाबले में ठंडी रहेंगी और दिन जो है वो गर्म और मरतूब ही रहेगा। इकरा, हम आपको बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप धूप में खड़ी हो, आप हमेशा छाँव में खड़ी हो कि हमें बताया करें मौसम का हाल, क्योंकि बहुत गर्मी है, वी कैन इमेजिन। अच्छा, इन द एंड
मुझे बताएं, आप कराची वाले वैसे तो मुझे लगता है गर्मी को लेकर परेशान होते ही हैं, लेकिन उनको आदत भी हो जाती है, लेकिन जब अच्छा मौसम होता है तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कराची वाले इस मौसम को एंजॉय करते हैं। लोगों के क्या तासुरात हैं? आप चूँकि फील्ड में रहती हो, रिपोर्टिंग करती हो, तो अच्छे मौसम का इंतज़ार तो मेरे ख्याल से सबको ही होगा। अच्छे मौसम का तो इंतज़ार सभी को होता है, और जब हम अच्छे मौसम में जब हम फील्ड में रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं और कवरेज कर रहे होते हैं तो हमें भी काम करने में मज़ा आ रहा होता है और मौसम को भी हम लोग इंजॉय कर रहे होते हैं। मगर अब जब गर्मी होती है तो जो है वो काम करने में भी जो है वो थोड़ा सा जो है इंसान घबराता है, और गर्मी की जो शिद्दत है फिर वो भी महसूस की जाती है। तो कोशिश यही होती है कि जो है वो काम ऐसा किया जाए ताकि ख़ुद की भी जो है वो हिफाजत की जाए और साथ में अपनी टीम की भी जो है वो हिफाजत की जाए, ताकि जो है सभी जो है वो गर्मी की शिद्दत से महफूज रह सके और अच्छा काम करते हैं। डेफिनेटली इकरा, लेकिन आपको देख के हमें बिल्कुल नहीं लग रहा कि आप बिल्कुल गर्मी में काम कर रही हैं। माशाल्लाह, आप बड़े वाइब्रेंट चेहरे के साथ हमें मौसम का हाल बता रही हैं, दो कि आप शदीद गर्मी का हाल बता रही हैं। लेकिन थैंक यू वेरी मच इकरा, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने में ज्वाइन किया। इकरा आवाज़ हमारी कराची से नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद थी। जी, कराची में गर्मी ज़्यादा है, अभी बारिश के इम्कानात नहीं है और आइंदा आने वाले दिनों में मौसम कुछ इसी तरह से रहने वाला है, सो एहतियात करें। प्रोग्राम का वक्त जी ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल, उम्मीद करती हूँ इस कम स्पेलिंग के साथ, अच्छी आवाज़ के साथ और प्रॉपर आवाज़ के साथ कल मिलूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो। अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग, दुनिया की तमाम अहम खबरें कभी भी कहीं भी सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की, आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग, सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त। www.publicnews.com